हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपका अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंटिन्यू है जो कि चल रहा है। ठीक है, और इसमें 16, 17 और 18 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इस एग्ज़ामों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जो भी जीके और जीएस के प्रश्न थे, साइंस के प्रश्न थे, उनको मैंने कलेक्ट किया है और आपके लिए कंपाइल किया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपके आने वाले एग्जामों में आपको मैक्सिमम हेल्प हो। ठीक है, आने वाले एग्जामों में हेल्प हो। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने वीडियो में क्या किया है कि कुछ प्रश्नों के साथ, जैसे कि भारत ने किस टीम को हराया, इसके साथ कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको रिलेटेड फैक्ट्स बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको मैक्सिमम हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है। ठीक है, तो याद रखना आपको, जो 2025 की आईसीसी ट्रॉफी हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। किससे हराया था? न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा, इस ट्रॉफी में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था की तृतीयक यानी कि टर्सरी क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की तृतीयक क्षेत्र जो है वो है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, इसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। कृषि को प्राथमिक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सेवा क्षेत्र है और इसमें खास करके याद आता है बैंकिंग, जिसमें भी सेवा दी जाती है, शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है, ये सब जो है, परिवहन, ये जो है टर्सरी क्षेत्र में आती है। ठीक है, और ये जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। ठीक है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। वर्ष 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया? याद रखिएगा, जो 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इसमें जोड़ा गया था शिक्षा प्रदान करने का अधिकार, शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद था? तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद था 21A। ओके, 21 से इसमें माता पिता के कर्तव्य को जोड़ा गया कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, यंग इंडिया जो पत्रिका थी, इसका संपादन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनके द्वारा एक और पत्रिका निकाली गई थी, इसका नाम था हरिजन। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आपको देखने के लिए हरिजन मिल जाए कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो हो सकता है महात्मा गांधी हो। इनका बुक था जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की खोज। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है आपको, ध्यान रखना इस चीज का भी। ये इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका बुक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है। दिल्ली सल्तनत में तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो चालीसा दल था यानी कि तुर्कान ए चहलगानी था, इसका गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि तुर्कान ए चहलगानी क्या होता है? 40 अमीरों का समूह होता है। ठीक है, जो अमीर लोग थे उनमें से 40 अमीरों का समूह को कहा गया तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, और इसे खत्म किसने किया था? बलबन ने इसे खत्म कर दिया था। ठीक है, किसने खत्म किया, ये एग्जाम में पूछ दिया, तो याद रखिएगा, बलबन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल
किस राज्य में स्थित है? देखिए ये प्रश्न जो है मैंने कुछ दिन पहले प्रैक्टिस पेपर में करवा रखा है, आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। प्रैक्टिस पेपर में एक प्रश्न करवाया गया है लोथल के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा लोथल जो है ये है गुजरात में, ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 1990 के दशक में भारत के जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई? तो याद रखिएगा 1990 के दशक में जो भारत के जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी वो हुई थी सेवा के क्षेत्र में, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। ये कैसा क्षेत्र है? ये तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है जो हमारे संविधान का आर्टिकल है 39D, यह बताता है कि समान पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में कहा गया है। याद रखिएगा ये मौलिक अधिकार नहीं होता है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दमन दीव और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन कौन चलाता है? ठीक है, देखिएगा जो दमन दीव या लक्षद्वीप जैसे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनमें जो शासन चलाया जाता है या प्रशासन चलाया जाता है, ये चलाया जाता है प्रशासक के द्वारा, ठीक है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति। और याद रखिएगा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में ये कौन होता है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 1928 का बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखना है जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। और बारडोली सत्याग्रह किस लिए हुआ था? कर बढ़ोतरी के विरोध में, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको अगले एग्जाम में उसका देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। और यहीं पर इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि यहीं पे इन्हें दिया गया था, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किसी फाइल की कॉपी बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो याद रखिए कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं? कट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या करते हैं? पेस्ट सेलेक्ट ऑल करते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू किया जाता है। ये एग्जाम में आपको हो सकता है आपको अगले एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। कंट्रोल ए क्या होता है, कंट्रोल जेड क्या होता है, ये सब पूछा जाता है शॉर्टकट से कंप्यूटर के। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो याद रखिएगा जो भी संसद कानून बनाते हैं इनको अंतिम स्वीकृति दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। विधेयक जो है कानून बनेगा कब? जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देंगे, अगर नहीं देंगे तो वो विधेयक वापस चला जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वर्ष 2020 तक भारतीय रेलवे के मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी थी? ठीक है, तो याद रखना है आपको ये थी 67,956 किलोमीटर, ठीक है। ये विश्व का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। 4th लार्जेस्ट विश्व का नेटवर्क है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संगम साहित्य जो पुस्तक है मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना है संगम साहित्य जो है यह है जो बुक है संगम साहित्य यह है तमिल में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये दक्षिण भारत का है, साउथ इंडिया का एक बुक है, फेमस बुक है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, याद रखिए कौन सी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो याद रखना है आपको, सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है यह है बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी प्रसिद्ध आर्थिक नीति लागू की थी? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रसिद्ध आर्थिक नीति लागू की थी उसका नाम था बाजार नियंत्रण नीति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या किया गया? कीमतों को नियंत्रित किया गया। ठीक है, कीमतों को नियंत्रित किया गया और सेना को सस्ता राशन दिया गया। सस्ता राशन दिया गया। ठीक है, ये नियम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, ये दो चीजें जो है उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति मुख्य रूप से कहां होती है? ग्रीष्म संक्रांति की बात हो रही है, तो याद रखिएगा यह मनाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, यह भी एग्जाम पूछ सकता है आपसे, सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो याद रखना है आपको 21 जून को। ठीक है, इस दिन हम लोग एक और चीज बनाते हैं जिसका नाम होता है इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है अगले पेपर में। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को। या फिर ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो याद रखना 21 जून को। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि CAT की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? याद रखना है CAT केंद्रीय प्रशासनिक अधिनियम, इसकी स्थापना हुई थी प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें क्या था कि सरकारी कर्मचारियों को विवाद निपटाया जाता था। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का विवाद निपटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, CAT। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, स्टारफिश में जो जल संवहनी तंत्र होता है इसका मुख्य कार्य होता है गमन, लोकोमोशन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये चलती किसकी मदद से है? याद रखिएगा ट्यूब फ्लूइड की मदद से। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में ध्यान रखना है आपको, ये काम करता है पास्कल के नियम पे। ठीक है, जो भी डूबने वाला काम होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, डूबने का, तैरने का, ये सारा काम किसके सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? तो याद रखिएगा उन्होंने क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, जबकि पता चला बाद में क्या परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, यह सब जो है परमाणु में पाया जाता है। और इन्होंने क्या बताया डाल्टन ने कि परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जुलाई 2025 में तुर्की द्वारा प्रस्तुत सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है गजाब। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया? तुर्की ने। कब? 2025 जुलाई में। ठीक है, आपको फैक्ट्स याद रखने हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची, ठीक है, में शामिल तिब्बती बर्मन भाषा परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो याद रखना आपको तिब्बती बर्मन परिवार की एक मुख्य भाषा है जो कि है बोडो। ठीक है, और ये कहां बोली जाती है कुछ दे तो याद रखिएगा असम में। ठीक है, बोडो जनजाति है जो कि ये भाषा बोलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कंप्यूटर की चौथे पीढ़ी में मुख्य तकनीक क्या थी? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में मेन टेक्नोलॉजी जो थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आजकल का जो कंप्यूटर है इसी तकनीक पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए,
भारत का पहला उच्च न्यायालय जिसने एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन तकनीक शुरू की है वो कोर्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। जिस कोर्ट में शुरू किया गया उस कोर्ट का नाम है केरल उच्च न्यायालय यानी कि केरल हाई कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में जल वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, देखिए इन सब नदियों में जल वृद्धि का मुख्य कारण होता है वर्षा। ठीक है, जब भी बारिश होगी तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पानी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हिमगलन के चलते गर्मी में पानी बढ़ता है। ठीक है, सिर्फ गर्मी में पानी बढ़ेगा तो हिमगलन के चलते बढ़ेगा। ओके, भूकंप और वाष्पीकरण से वाटर लेवल बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत से जाने वाली अंतिम विदेशी शक्ति कौन थी? तो भारत से जाने वाली अंतिम विदेशी शक्ति जो थी वो थी, ऐसे तो कहा जाता पुर्तगाली थे क्योंकि इन्होंने 1961 में छोड़ा था भारत को, गोवा को। और भारत की बात करेंगे तो ये अंग्रेज थे, 1947 में इन्होंने भारत छोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कुरवा नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस राज्य में जानी जाती है? ठीक है, तो कुरवा जो है ये फेमस है झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अन्य नाम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको कहते हैं झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में कहा जाता है पोडू। और बेवार, ठीक है, बेवार के बारे में ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कैनरी जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आपको। इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये किस टाइप की धारा है? तो याद रखिएगा ठंडी जलधारा है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ठंडी जलधारा इनमें से कौन सी है, तो यह ध्यान रखना आपको, कैनरी जो है एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, और ये कहाँ बहती है? अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहती है। ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी नॉर्थ वेस्ट तट पर बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था? थीम से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको, ध्यान रखना आपको, हर एक डे का थीम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका थीम था एक्सेस टू सर्विस, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफ एंड इमरजेंसीज। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 10 अक्टूबर को एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कौन करता है? तो WHO करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने किस स्मारक का निर्माण किया? तो ध्यान रखना है आपको, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ताजमहल के वास्तुकार थे। ठीक है, वास्तुकार यानी कि डिजाइनर थे, और ये डायरेक्शन दिए थे कैसे कैसे बनेगा। निर्माण कब हुआ था? 1632 से 1648 के बीच में। ठीक है, और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? याद रखना आपको, ये दिया गया था 2004 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अभी कितना है? 11 भाषाएं हैं। संस्कृत के बारे में अगर पूछ दे तो ये भी आपको ध्यान रखना, संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2005 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया? तो ध्यान रखना आपको, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है, और यह बनाया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रकूट में कौन सा राजा? तो याद रखिएगा राजा कृष्ण, ठीक है, के द्वारा इसको बनाया गया था, और यह चट्टान को काटकर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है वांडीवास का युद्ध 70-60 किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा 70-60 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, यह हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और वांडीवास है कहां पे? तो यह है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। और इसका रिजल्ट क्या आया था? तो रिजल्ट था अंग्रेज जो है जीत गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राउत नाचा नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो याद रखिएगा राउत नाचा नृत्य जो है यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कहां पे होता है ये छत्तीसगढ़ में होता है। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और एक कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है देव उठनी एकादशी को। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बिंदुसार के समय अशोक किस स्थान के राज्यपाल थे? ठीक है, याद रखना बिंदुसार जो है उनके टाइम में जो अशोक थे वो थे उज्जैन के राज्यपाल। ठीक है, बाद में सम्राट बने और इन्होंने बाद में कलिंग युद्ध के बाद, किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, हो सकता है आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? याद रखिएगा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी। ये भाग याद रखिएगा, भाग जो है 2 है। ठीक है, और याद रखिएगा इसके साथ ही साथ एक चीज और याद रखिए, भारत में एकल नागरिकता चलती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है एक बार सवाल। ठीक है, एकल नागरिकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विंडो में रिसाइकल बिन डिफॉल्ट रूप से कहां होता है? तो याद रखिएगा विंडो में रिसाइकल बिन जो होता है वो डेस्कटॉप के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है जो डिलीट किया जाता है वो फाइल टेम्पोररी इसमें सेव होता है, टेम्पोररी जो है यहाँ सेव होता है डिलीटेड फाइल। ठीक है, और इसको बाद में हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं और ये 30 डे के बाद अपने से डिलीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1842 का बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहां हुआ? याद रखिएगा ये हुआ था जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1842 में। रीजन था महालवारी व्यवस्था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है MS एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑप्शन में उपलब्ध क्या थी? यह है, तो MS एक्सेल कोई फाइल को सेव करिएगा तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या बनेगा उसका? याद रखना आपको, ये बनता है .csv। ठीक है, CSV जो है अगर कोई MS एक्सेल का फाइल को सेव करिएगा तो .csv के नाम से सेव होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, क्या होता है CSV का फुल फॉर्म? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा ये दिया गया है अनुच्छेद 15(3). ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति है। अनुच्छेद 14 के बारे में ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा है और पूछ सकता है, मैंने भी प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। ये समानता का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अवतल दर्पण में वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए जब भी आप अवतल दर्पण में वस्तु को, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में रखिएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वर्चुअल यानी कि आभासी। ठीक है, बड़ा
ठीक है, और सीधा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है फीफा मेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है, आपको देखने के लिए मिल जाए। तो मिला है ओस्मान डेम्बेले को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये पीएसजी के प्लेयर हैं। पीएसजी एक फुटबॉल क्लब है, देखिए साइड से खेलते हैं। इन्होंने बैलन और भी जीता है। कौन सा जीता है? बैलन डी, और ये भी एक फुटबॉल का कप होता है जिसने किसने जीता है? ओस्मान डेम्बेले ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का थीम क्या था? थीम से रिलेटेड सवाल आपको आ सकते हैं। यह था वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, याद रखना आपको। विश्व मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और कब से शुरू किया गया था? 2011 से शुरू किया गया है। ठीक है, विश्व मतदाता दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सात्विक आहार का उदाहरण कौन सा है? देखिए, सात्विक आहार जो होता है जो कि शुद्ध हो और प्राकृतिक हो, यानी कि लाल चावल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, और इसका मकसद था रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गगनयान मिशन के लिए मुख्य हार्डवेयर कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, गगनयान मिशन के लिए जो मुख्य हार्डवेयर होता है ये हैवी एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा, यानी कि HAL के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यह गगनयान जो है इसरो का मिशन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है OSH कोड 2020 किससे संबंधित है? देखिए, OSH कोड जो है 2020 ये संबंधित है श्रम, सुरक्षा और कार्य दशाओं से। ठीक है, ये 13 कानून को मिलाकर बनाया गया है। कितने को मिला गया है? 13 लॉज को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, और ये लोगों को काम की सुरक्षा से जोड़ता है। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का नियम भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि परतदार संरचना वाला ज्वालामुखी कौन सा होता है? याद रखना आपको, परतदार संरचना जो होता है ये होता है कंपोजिट वोल्केनो का संरचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका एग्जांपल बता दूं मैं, माउंट फूजी जो कहां पे है? जापान में है। ओके, ये बहुत ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। ठीक है, इसको लेयर्ड स्ट्रक्चर वाला ज्वालामुखी भी कहते हैं। अगला है झुनझुन और अलवर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झुनझुन, राजस्थान का झुनझुन और अलवर जो है ये बहुत बड़ा कॉपर बेल्ट है, यानी कि तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। एक और जगह याद रख लीजिए, खेतड़ी। खेतड़ी भी इसी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? देखिए, जब भी अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा देंगे तो इसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कॉपी और पेस्ट के शॉर्टकट क्या हैं? तो कॉपी पेस्ट के लिए याद रखिएगा Ctrl+C Ctrl+V, ऑप्शन नंबर बी। Ctrl+X कट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि DRDO ने किस संस्था के साथ MOU किया है? ठीक है, याद रखना आपको, DRDO ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ MOU साइन किया है, जिसमें क्या है कि साइबर सिक्योरिटी और AI रिसर्च, दो चीज होगा।
ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या क्या, एक में तो एआई रिसर्च है और एक है साइबर सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, मनीला हैम्प यानी कि अबाका मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ठीक है, याद रखना आपको, मनीला हैम्प जो है ये एक टाइप का नेचुरल फाइबर है। ठीक है, क्या है? नेचुरल फाइबर है, ठीक है, जो कि बहुत मजबूत होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस से पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक है, ध्यान रखना, इससे भी आप चीजों को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखिए, पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम जो है ये शुरुआत हुआ था 2014 में और डेट था 26 अगस्त का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मसूरी और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन किस हिमालय का भाग हैं? तो ये आते हैं लेसर हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे हिमाचल श्रेणी कहते हैं, हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। क्या कहते हैं? हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, और हिमालय की बात करेगा तो लेसर हिमालय में ये आते हैं। अगला है, 1028 सूक्त और 10 मंडल किस वेद में है? तो यह है ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे पुराना वेद भी यही है, पुराना कहिए प्राचीन कहिए, यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कंप्यूटर में हाइबरनेट का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, हाइबरनेट जो होता है कंप्यूटर में, ये होता है फाइल सेव करके अपने से कंप्यूटर को ऑफ कर लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पावर कंजप्शन जो है कम हो जाता है, या जीरो पावर कंजप्शन पे कंप्यूटर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संसद को अवशिष्ट शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो याद रखना आपको, ये मिलती है आर्टिकल 248 से। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसे ही रेसिडुअल पावर भी कहते हैं, अगर एग्जाम में हिंदी की जगह इंग्लिश में आ जाए, इसे क्या कहते हैं? रेसिडुअल पावर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है ये संबंधित है आर्टिकल 63 to 66। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा 64 जो है राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ये भी 64। और 65 क्या बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने लगभग 60+ प्रश्न किए हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा हो, तो बेस्ट लक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।